सोचो जरा, आप एक प्लेन में हो, दोस्तों के साथ एक इंपॉर्टेंट मैच के लिए जा रहे हो। हंसी मजाक चल रहा है, सपने बुन रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब कुछ खत्म। प्लेन टूट चुका है। जैसे ही आंखें खुलती हैं तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। ना खाने को कुछ है, सिग्नल का तो सवाल ही नहीं। ना कोई मदद, ना कोई आसरा। आप हो एक ऐसे डेथ जोन में जहाँ सिर्फ एक ही सवाल बचा है, जिंदा कैसे रहेंगे। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 मोंटेवीडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिले के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार के साथ सैंटियागो चिले में एक मैच के लिए जा रही होती है। ये दोनों कंट्रीज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैं। इस फ्लाइट में टोटल 45 लोग थे, 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स। लेकिन बुरे मौसम के कारण इस फ्लाइट को मेंडोजा अर्जेंटीना में एक रात के लिए रुकना पड़ता है। पर उन्हें क्या पता था, अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लाने वाला। अगले दिन जब मौसम थोड़ा बेटर होता है, 13 अक्टूबर 1972 दोपहर के 2:18 पर उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 मेंडोजा से फिर टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को चिले पहुंचने के लिए हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि एंडीज माउंटेन है, उनको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ही फ्लाइट एंडीज माउंटेन के ऊपर पहुंचती है, एंडीज माउंटेन रेंज में घने बादल की चादर छाई हुई थी। पायलट को जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के सहारे चल रहे थे। ऑल्टीट्यूड था 18,000 फीट। प्लेंचॉन पास को क्रॉस करने के बाद फ्लाइट को नॉर्थ डायरेक्शन में मोड़ लिया जाता है और डिसेंड करने की परमिशन मांगी जाती है। पायलट को लगा उन्होंने प्लेंचॉन पास एंडीज माउंटेन को क्रॉस कर लिया है और अब वो चिले के प्लेन एरिया के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। पर यही सबसे बड़ी गलती थी। 3:31 पर को पायलट ने रेडियो से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की। उन्हें बताया कि अब हम क्यूरिको के ऊपर हैं, डिसेंड करने यानी नीचे उतारने की परमिशन चाहिए। परमिशन मिल गई, लेकिन सच ये था, फ्लाइट अभी भी चिले से 60 किलोमीटर दूर एंडीज माउंटेन के रेंज के अंदर ही थी। वहां रडार कवरेज नहीं थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये नहीं पता था। प्लेन ने नीचे उतरना शुरू किया। अचानक टर्बुलेंस बढ़ने लगी और प्लेन नीचे गिरने लगा। पहले सब पैसेंजर्स मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर अचानक उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ बिल्कुल सामने आ गया है। पायलट्स ने प्लेन को ऊपर उठाना चाहा, इंजन को फुल पावर पर डाला और प्लेन वर्टिकल पोजीशन में उड़ने लगा, पर वक्त बहुत कम था। फिर 3:34 पर तबाही का वो पल आया जब प्लेन का एक हिस्सा ग्लेशियर से टकरा गया और जिसके टकराने से प्लेन का राइट विंग और टेल प्लेन से अलग हो गए और 5 लोग गिरकर मर गए। फिर एक और टकराव हुआ जिससे प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूटकर अलग हो गया। बाकी की प्लेन की बॉडी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2500 किलोमीटर तक ग्लेशियर पर घिसटता रहा और आखिर में एक स्नो बैंक से टकराकर वहीं रुक गया। प्लेन का आगे का हिस्सा कॉकपिट बुरी तरह से क्रश हो चुका था। पायलट फरादास की तुरंत मौत हो गई। को पायलट लगुरारा क्रिटिकली इंजर्ड थे। उन्होंने एक पैसेंजर से बोला, मेरी पिस्टल निकाल के मुझे गोली मार दो क्योंकि मेरे से पेन सहा नहीं जा रहा। लेकिन उस पैसेंजर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगले दिन इस को पायलट ने दम तोड़ दिया। प्लेन रुक चुका था एंडीज के ग्लेशियर ऑफ टीयर्स के एक रिमोट कॉर्नर में। 12 लोगों की इस क्रैश में मौत हो गई। 33 लोग जो बचे थे, जब उन्होंने होश संभाला तो देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सिर्फ लाशें और खामोशी थी। लगभग 12,000 फीट की हाइट, -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, खाने का कोई सहारा नहीं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ का जंगल। पर पहला दिन था, फिर भी उम्मीद जिंदा थी। सर्वाइवर्स रेडियो के आसपास बैठे रहे,
जो कि उनको 2 सीट के बीच में फंसा हुआ मिला ताकि उनको रेस्क्यू की न्यूज़ का पता चले। कई लोगों के पैर टूट चुके थे, कुछ लोगों को गहरे फ्रैक्चर्स आए थे, कई लोग अनकॉन्शियस थे। परेडो के सिर पर गहरी चोट लगी थी जिससे वो 3 दिन तक होश में नहीं आया। इन सर्वाइवर्स में से 2 लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, कनेसा और जर्बिनो, जिन्होंने सर्वाइवर्स को हेल्प की, जिसे पहले बचा सकते थे उनका पहले इलाज किया। वो पहला दिन सब कुछ नया था, गम भी, दर्द भी और उम्मीद भी। उन्हें क्या पता था ये दर्द पूरे 72 यानी 72 दिन तक चलेगा। 11 दिन हो चुके थे, 11 दिन बर्फ के बीच लाशों के साथ, 11 दिन बिना मदद के, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे, रेडियो। वही रेडियो जिससे सर्वाइवर्स चिपक कर बैठे रहते थे, जैसे कोई आवाज आए, कोई कह दे वी आर कमिंग टू गेट यू। सर्वाइवर्स ने प्लेन के ऊपर लिपस्टिक और नेल पेंट से SOS लिखने की कोशिश करी, जिससे रेस्क्यू टीम आराम से देख करके उनका पता लगा ले। लेकिन जैसे ही वो लिखने लगे, नेल पेंट और लिपस्टिक कम पड़ गई, वो S भी ना लिख पाए। और जब उनके ऊपर से 2 रेस्क्यू प्लेन्स गुजरे, लेकिन इनका क्रैश्ड फ्लाइट वाइट कलर के होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, बिकॉज चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और फिर 23 अक्टूबर 1972 रेडियो पर एक अनाउंसमेंट आई। यह सुन के ही सबके हाथ कांपने लगे। सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली कैंसल्ड। सर्वाइवर्स कोई बचा नहीं होगा, सब मर चुके होंगे, यही माना गया। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे किसी ने उनका जीने का हक छीन लिया हो। सोचो जरा, आप किसी बर्फीली जगह पर हो और दुनिया ने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया है और कोई आपको ढूंढने भी नहीं आएगा। उस दिन प्लेन के अंदर सिर्फ 2 आवाजें थी, एक सिर्फ खामोशी और दूसरी टूट चुकी सांसों की सिसकियां। कुछ लोग रो दिए, कुछ लोग बस एक कोने में जाकर चुप हो गए, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में एक अलग ही आग थी। अगर दुनिया ने हमें छोड़ दिया है तो हम खुद को नहीं छोड़ेंगे। उस दिन एक और क्रैश हुआ था, उम्मीद का क्रैश। लेकिन उसी क्रैश में से कुछ लोगों ने पैदा की एक नई जिद, जीने की जिद। उम्मीद खत्म हुई थी, लेकिन इरादे अभी जिंदा थे। अब बात करते हैं उन्होंने खाया क्या। उनके पास कुछ खास नहीं बचा था, सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, 3 छोटे जैम के जार्स, एक मजल्स का टिन, थोड़े डेट्स, कुछ बादाम और कुछ कैंडीज और वाइन की बॉटल्स। उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सब थोड़ा थोड़ा बराबर क्वांटिटी में खाते थे ताकि ज़्यादा दिन तक ये सब चलता रहे। पराडो ने एक चॉकलेट कवर्ड पीनट को संभाल के 3 दिन तक खाया। हाँ, सही सुना आपने, एक पीनट पूरे 3 दिन तक पराडो ने खाया। ये सब खाना एक ही हफ्ते में खत्म हो गया। बर्फ के इस पहाड़ में कोई पेड़ नहीं था, ना कोई जानवर, कुछ भी जिंदा नहीं था, सिर्फ भूख। जब खाने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा तो लोगों ने सीट के कॉटन स्टफिंग को खाना शुरू किया, बेल्ट और शूज के लेदर को चबाया, जिससे उनकी तबीयत और खराब हो गई। और फिर वो रात आई जब किसी ने आंखों में आंसुओं के साथ बोला, अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम सब मर जाएंगे। और वो कुछ था अपने ही दोस्तों के शरीर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, उसने कहा अगर हम अपने दोस्तों के मृत शरीर को नहीं खाएंगे तो हम सब मर जाएंगे। शुरू में सबका एक ही सवाल था, क्या हम पागल हो गए हैं? क्या हम इंसान भी बचे हैं या हम जानवर बन चुके हैं? कैनेसा ने कहा था हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे और जिंदा रहने के लिए हमें अपने दोस्तों की बॉडी से प्रोटीन लेना पड़ा। उनकी बॉडी बर्फ में प्रिजर्व हो गई थी, एक जिंदा राशन बैंक की तरह। हर बाइट के साथ ऐसा लगता था जैसे हम उनकी सोल से कुछ छीन रहे। और कुछ लोगों ने बाहर जाकर प्रार्थना की, भगवान अगर तू चाहता है कि हम जिंदा रहें तो हमें माफ कर देना। वो फैसला किसी के लिए आसान नहीं था। किसी ने जिंदा रहने के लिए सिर्फ स्किन खाई और किसी ने हार्ट, लंग्स और ब्रेन तक।
जिन दोस्तों के शरीर का यूज हुआ उनका मांस धूप में सुखाया जाता था ताकि खाना आसान हो। पहली बाइट किसी ने विंडशील्ड के ग्लास से काट कर ली, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के साइज जितना पीस, और धीरे धीरे कई लोगों ने फॉलो किया। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, दर्द, गिल्ट और ऐसी भूख जो इंसान को उसकी हदों तक ले जाती है। फिर एक और आवाज आई, जब हम मर जाएं तो आप हमारा शरीर यूज कर लेना, हमें कोई गिला नहीं होगा। People said it out loud, you can eat our bodies when we die. आप होते तो क्या करते? कमेंट में बताएं। जब उन्होंने सोचा कि इससे बुरा और नहीं हो सकता, तब 29 अक्टूबर 1972 को एक एवलांच ने प्लेन के फ्यूसलेज को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इसमें 8 लोगों की जान चली गई, अब सिर्फ 19 बचे थे। हर दिन जिंदा रहना एक जंग थी, एक जीत थी। क्रैश के बाद कुछ हफ्तों तक कई सर्वाइवर्स ने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एक्सट्रीम कोल्ड, डिहाइड्रेशन, ऑल्टीट्यूड सिकनेस और स्लो ब्लाइंडनेस ने सबको समझा दिया कि ये आसान नहीं होगा। तभी एक प्लान बना, कुछ लोग मदद लेने के लिए बाहर निकलेंगे। सबसे फिट लोगों को इस एक्सपीडिशन के लिए चुना गया, पराडो, कैनिसा और विजेंटिन। कैनिसा एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसकी नॉलेज और हिम्मत इस मिशन के लिए जरूरी थी। उन तीनों को रास्ते में खाने के लिए अपने मृत दोस्तों के शरीर के स्किन सुखा कर दी गई। गर्म कपड़े उन्होंने सीट के वूल से बनाए और सीट के कुशन से स्नो शूज बनाए, और ग्रुप के रोज के काम से उन्हें फ्री किया गया ताकि वो प्लानिंग और फिजिकल ट्रेनिंग कर सके। 12 दिसंबर 1972 को इन तीनों ने हिमालयस जैसे दिखने वाले एंडीज के बर्फ से ढके पहाड़ों को क्रॉस करने का मिशन स्टार्ट किया। उनके पास ना प्रॉपर गियर थे, ना मैप, ना कंपास, बस एक स्लीपिंग बैग, खाने के लिए स्किन और जीने की जिद थी। पहले दिन उन्होंने कुछ किलोमीटर का रास्ता तय किया और वो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां प्लेन का टेल का हिस्सा गिरा था, और वहां उन्हें कुछ चॉकलेट्स, रम, कोका कोला, एक्स्ट्रा क्लोथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा रेडियो जो मैसेज भेजने में भी काम आता है, और साथ ही साथ एक बैटरी भी मिली ताकि रेडियो को चालू करके SOS का मैसेज भेजा जाए। जब रेडियो और बैटरी का कनेक्शन वोल्टेज मिसमैच की वजह से फेल हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया अब खुद ही इस पहाड़ को पार करना होगा। ट्रेनिंग, खाना और स्लीपिंग बैग काफी मददगार साबित हुए। पराडो ने टीम को लीड किया और कैनिसा और विजेंटिन पीछे चलते रहे। तीसरे दिन के बाद जब उन्होंने एक पहाड़ की चोटी से देखा सामने सिर्फ बर्फ और बर्फ ही थी, तब उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया, विजेंटिन को वापस भेजा जाए ताकि कैनिसा और पराडो के लिए खाना पूरा रहे और उनकी जर्नी सक्सेसफुल हो। विजेंटिन ने एक एयरक्राफ्ट सीट को स्ले बनाया और सीधा बेस कैंप तक पहुंच गया सेफली। अब सिर्फ पराडो और कैनिसा सफर के लिए बचे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पराडो बोलता है, हो सकता है हम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, बट मैं मौत का इंतजार करने से अच्छा है मौत से जाकर मिलूं। तो कैनिसा ने जवाब दिया, चलो साथ चलते हैं, साथ मरते हैं। और ये था उनका डिसीजन, और वहीं से शुरू होती है उनकी खून, पसीने और हिम्मत से लिखी गई कहानी। 2 योद्धाओं की जो मौत से लड़ने निकल पड़े थे जिंदगी जीतने के लिए। 20 दिसंबर 1972 एंडीज के बर्फ से ढके पहाड़ों में एक चमत्कार हुआ। पराडो और कैनिसा को बर्फ के पहाड़ों की चोटी से कुछ पहाड़ ऐसे दिखाई दिए जहां पर पेड़ थे। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें एक नदी भी दिखी, और नदी के उस पार उन्हें एक इंसान दिखा जो कि घोड़े पे सवार था। नदी के उस पार जो बंदा उन्हें दिखाई दिया वो था सर्जियो कैटलन, एक चिलियन शेफर्ड। उन्होंने चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नदी के शोर से उस पार आवाज नहीं गई। उन्हें बस एक ही शब्द सुनाई दिया, उस
चिलियन शेफर्ड का टुमारो। अगली सुबह कैटलन फिर आया। उसने पत्थर में कागज और पेंसिल बांधकर उस पार फेंका। उसमें लिखा था, तुम कौन हो, क्या हुआ है? परेडो ने तुरंत जवाब लिखा, मैं एक एयरप्लेन क्रैश का सर्वाइवर हूँ। हम 10 दिन से चल रहे हैं। मेरे साथ एक इंजर्ड दोस्त है और 14 लोग ऊपर फंसे हैं। हमारे पास खाना नहीं है। हम बहुत कमजोर हैं। हमें जल्दी मदद चाहिए। आप लोग कब आओगे? एक सिंपल कागज का टुकड़ा और ये मैसेज पूरे साउथ अमेरिका में गूंज गया। कैटलन ने उनकी तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका। वो समझ गया कि इनके लिए एक एक सेकंड कीमती है और फिर वो निकल गया घोड़े पर सवार 8 घंटे बिना रुके मदद मांगने के लिए। रास्ते में उसे एक और घोड़ा चालक दिखा। उसने कहा, इन दोनों को नीचे ले आओ, लॉस मैटेनिस। कैटलन खुद एक ब्रिज क्रॉस करके टर्मस दल फ्लैचो पहुंचा, जहां उसने एक ट्रक से पुलिस तक मैसेज पहुंचाया। और इसी टाइम परेडो और कैनेसा भी लॉस मैटेनिस पहुंच गए। पहली बार उनको खाना दिया और सुलाया गया और उन्हें इंसान समझा गया। कैनेसा का वेट आधा हो चुका था। वो सिर्फ 44 किलो का बचा था। उन्होंने 10 दिनों में 54 किलोमीटर का सफर तय किया, 4500 मीटर से उतरकर। लेकिन सबसे मुश्किल सफर अब खत्म हो चुका था। एक नोट ने तकदीर बदल दी थी। सिर्फ तकदीर नहीं, 16 जिंदगियां भी। 22 दिसंबर 1972 चिलियन एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर्स बर्फीली पहाड़ियों में उतरे। घने बादलों के कारण हेलीकॉप्टर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे गए। एक हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए वहीं पीछे रुक गया। परेडो ने क्रैश साइट तक गाइड किया। एल्टीट्यूड और वेट लिमिट के कारण पहले राउंड में सिर्फ 8 सर्वाइवर्स को ही रेस्क्यू किया गया। 4 रेस्क्यूअर्स ने रात भर वहीं रुककर बाकी सर्वाइवर्स का साथ दिया। अगली सुबह 23 दिसंबर 1972 हेलीकॉप्टर्स दोबारा आए और बाकी के बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस सिविलाइजेशन में जिंदा लौट पाए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रैक्चर्स, माल नरिशमेंट, काफी कुछ झेला था उन्होंने, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी कायम थी। न्यूज़ दुनिया भर में फैल गई। सब पूछ रहे थे कैसे जिंदा बचे। उनका आंसर एक ही था, हारना ऑप्शन नहीं था। ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये इंसानी विल पावर का जीता जागता सबूत था। ये कहानी जो मिरेकल लगती है, असली में ये कहानी उन लोगों की है जो टूट तो गए थे लेकिन बिखरे नहीं। जब सर्वाइवर्स वापस आए, उनसे पूछा गया कैसे जिंदा रहे 72 दिन तक, तो उन्होंने प्रेस को बताया, पहले हमारे पास कुछ स्नैक्स थे और उसके खत्म होने के बाद हमने लोकल वेजिटेशन से गुजारा किया। लेकिन असली कहानी उन्होंने पहले अपनी फैमिली से शेयर करने का फैसला किया। 23 दिसंबर को दुनिया भर की अखबारों में एक शॉकिंग सच आया। इन सर्वाइवर्स ने उन लोगों का मांस खाया जो क्रैश में मर गए थे। मॉन्टेवीडियो में एक अफवाह फैली, कुछ लोगों को मार कर खाया गया, लेकिन ये झूठ था। 26 दिसंबर को चिले के 2 न्यूज़पेपर्स में एक तस्वीर छपी जो कि थी एक आधे खाए हुए शरीर की, जो चिले की रेस्क्यू टीम ने ली थी। लोग हिले हुए थे। पूरा साउथ अमेरिका डिवाइडेड था। ये इंसानियत थी या बारबैरिटी? 28 दिसंबर को मॉन्टेवीडियो के स्टेला मैरिस कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्होंने पहले से एक पैक्ट बनाया, अगर हम मर जाएं तो हमारा शरीर अपने यूज में लाएं, हमारे शरीर को खा लेना ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। शुरू में पब्लिक आउटरीच था, पर जैसे जैसे लोगों को उनका स्ट्रगल समझ में आने लगा, समर्थन मिलने लगा। एक कैथोलिक प्रीस्ट ने उन सबका कन्फेशन सुना और कहा, तुम पर कोई पाप नहीं है, ये एक सर्वाइवल था। पॉप पॉल VI ने खुद टेलीग्राम भेजकर उनके एक्शन को सपोर्ट किया। दुनिया भर में हेडलाइंस थी, लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन थी, इंसानी इरादों ने मौत को हरा दिया। ये कहानी एक प्लेन के क्रैश की नहीं है, ये कहानी है एक
दोस्ती की, एक विश्वास की, एक इंसान के जीने की जिद की। और कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल है तो इन लोगों को याद करना, जो 72 दिन तक मौत से लड़े और जिंदगी को जीत लिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखिए आई बिलीव इन ह्यूमन स्पिरिट और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि जो इंसान जिंदगी से हार चुका है उसे फिर जीने का हौसला मिले। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।